हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमें पढ़ना है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, चैप्टर नंबर 10 है। उसके अंदर आज हमें पढ़ना है फेजेस ऑफ सेल साइकिल और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर देखा था फेजेस ऑफ सेल साइकिल। इसके अंदर दो फेजेस होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज के अंदर भी दो फेज होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो हम अच्छे से बना लेते हैं यहाँ पे सेल साइकिल का डायग्राम। सबसे पहले सेल साइकिल। सेल साइकिल के अंदर कितने फेजेस होते हैं? सेल साइकिल के अंदर दो फेजेस होते हैं। सबसे पहला इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। दूसरा क्या है? एम फेज। इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज के अंदर G1 फेज यानी गैप 1 फेज, S फेज और G2 फेज यानी गैप 2 फेज। उसके बाद एम फेज के अंदर भी दो फेजेस आते हैं। सबसे पहला है कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीज़न, कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का क्या होता है? डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होना जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीज़न होना इसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। उसके अंदर भी 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। G1 फेज, S फेज और G2 फेज ये इंटरफेज में आते हैं। उसे हम और क्या कह सकते हैं? रेस्टिंग फेज भी कह सकते हैं। रेस्टिंग फेज यानी कि इंटरफेज में सेल वो प्रिपरेशन करता है जो एम फेज यानी कि डिवीज़न के लिए रिक्वायरमेंट है। रियली सेल रेस्ट पे नहीं होता है, सेल के अंदर एक्टिविटी तो चल रही होती है, बट हम उसे रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल प्रॉपरली डिवाइड नहीं करता है, एम फेज में ही डिवीज़न होता है, तो इसीलिए हम इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहते हैं। उसके बाद हमें देखना है, और हम इंटरफेज को क्या कह सकते हैं? और हम कह सकते हैं प्रिपरेटरी फेज। क्या कह सकते हैं? प्रिपरेटरी फेज। यहाँ सब प्रिपेयर होता है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम सेल साइकिल की थोड़ी डेफिनेशन लिख लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा। सेल साइकिल, सेल साइकिल के अंदर क्या होता है? डुप्लीकेट्स its genome, duplicates its genome, synthesis the other constituents, synthesis the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cells is termed सेल साइकिल। यानी क्या होता है? सबसे पहले आप देख सकते हो डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम यानी कि हैप्लॉइड कंटेंट DNA डबल होता है। सिंथेसिस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अदर ऑर्गेनेल वगैरह सब बनता है, और डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल। डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesis the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cells is termed as cell cycle। सबसे पहले जीनोम का डुप्लीकेट होना, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का बनना, और डॉटर सेल के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं सेल साइकिल। तो सबसे पहले ये तो हमने लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1, उसका थोड़ा सा हमने रिवाइज किया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ सेल साइकिल, यानी कि प्रॉपरली हम फेजेस ऑफ सेल साइकिल NCERT में जो दिया है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं।
टाइम ऑफ सेल साइकिल, या हम उसे क्या कह सकते हैं, हम उसे कह सकते हैं जनरेशन टाइम। क्या कह सकते हैं, जनरेशन टाइम। तो लिखें मेरे साथ, टाइम ऑफ सेल साइकिल, या फिर हम लिख सकते हैं जनरेशन टाइम। क्या लिख सकते हैं, जनरेशन टाइम। तो सेल साइकिल और जनरेशन टाइम का मीनिंग क्या होता है, जो एक सेल है उसको सेल साइकिल कंप्लीट करने में, यानी कि एक सेल से दो सेल बनने के लिए, एक सेल साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ सेल साइकिल या जनरेशन टाइम। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बैक्टीरिया के अंदर जनरेशन टाइम कितना होता है, लिखें, बैक्टीरिया के अंदर जनरेशन टाइम 20 मिनट का होता है। यानी कि एक सेल है बैक्टीरिया का, उससे दो सेल बनने हैं तो कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट्स लगेगा। दूसरा है यीस्ट, यानी कि यूनिसेल्युलर फंजाई, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेल्युलर फंजाई। उसके अंदर कितना टाइम लगता है, जनरेशन टाइम 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 आवर। और ह्यूमन सेल के अंदर कितना टाइम लगता है, 24 आवर, यानी कि 1 डे। वन सेल साइकिल कंप्लीट करने के लिए 1 डे लगता है, किसके अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर, यानी कि 24 आवर्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखें, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल can vary from organism to organism, and also from cell type to cell type, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म सेल साइकिल वेरी करता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म सेल साइकिल वेरी करता है, और सेल टू सेल भी जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन टाइम है वो वेरी करता है। यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर टाइम ऑफ सेल साइकिल या जनरेशन टाइम डिफरेंट हो सकता है, और डिफरेंट सेल के अंदर भी डिफरेंट हो सकता है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने देखा था जो सेल साइकिल हमने पढ़ा, उसके अंदर हमने कितने फेजेस पढ़े, 2 फेजेस पढ़े। सबसे पहला था इंटरफेज, दूसरा हमने पढ़ा एम फेज, यानी कि माइटोसिस फेज, इंटरफेज एंड एम फेज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखें, एम फेज रिप्रेजेंट्स एक्चुअल सेल डिवीज़न, यानी कि एम फेज के अंदर क्या होता है, सेल का डिवीज़न होता है, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवीज़न एंड साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। उसके बाद हम लिख सकते हैं जो इंटरफेज होता है, इंटरफेज के अंदर क्या होता है, इंटरफेज रिप्रेजेंट phase between two successive M phase, यानी कि हमने सेल साइकिल के अंदर देखा था इंटरफेज था और ये एम फेज था। तो इंटरफेज क्या रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहले इंटरफेज आता है, फिर एम फेज, फिर से इंटरफेज, फिर से एम फेज, ऐसे चलता रहता है साइकिल। तो इंटरफेज क्या है, इंटरफेज फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, इंटरफेज क्या है, 2 एम फेज के बीच आता है। तो हम लिख सकते हैं फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, 2 एम फेज के बीच आता है इंटरफेज, तो इसीलिए हम कह सकते हैं फेज बिटवीन
2 सक्सेसिव एम फेज। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इन ह्यूमन सेल के अंदर क्या होता है? इन ह्यूमन सेल एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल हमने देखा कितना था, 24 आवर। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इज 24 आवर। 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन है किसका? सेल साइकिल का। सेल साइकिल के अंदर 2 फेजेस आते हैं, इंटरफेज और एम फेज। तो ह्यूमन सेल के अंदर सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो 24 आवर है, यानी कि उसके अंदर एक इंटरफेज आया होगा, एक एम फेज आया होगा। तो जो इंटरफेज में कितना टाइम लगता है? एवरेज 23 आवर। 23 आवर इंटरफेज में लगता है और 1 आवर एम फेज में लगता है, यानी कि 95% से भी ज़्यादा सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो इंटरफेज में ही लगता है और 5% से भी कम एम फेज में लगता है। तो हम क्यों कह सकते हैं कि इंटरफेज रेस्टिंग फेज है? इसमें तो बहुत सारा काम होता है, सेल को तो बहुत सारा काम करता है, पर वो डिवाइड नहीं करता, इसीलिए हमें उसको क्या कहा? रेस्टिंग फेज। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो 24 आवर में से 23 आवर इंटरफेज में लगते हैं, जबकि 1 आवर एम फेज में लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें मेरे साथ, द इंटरफेज lasts more than 95% of the duration of cell cycle, यानी कि 95% से भी ज़्यादा सेल को इंटरफेज में लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखें, द interface called the resting phase is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner। इसका मीनिंग समझ लेते हैं। द इंटरफेस, दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner। यानी कि इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। वो किसके बीच का टाइम है? टाइम ड्यूरिंग विच द सेल प्रिपेयरिंग, सेल को डिवाइड करना है, यानी कि एक सेल को दो सेल में कन्वर्ट होना है, यानी कि एक सेल से 2 सेल बनना है, तो उसके अंदर डुप्लीकेट तो करना ही पड़ेगा ना। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑर्गेनल है, डीएनए रेप्लिकेशन है, वो सारा डबल करेंगे तभी हम क्लोन बना पाएंगे, पेरेंट जैसा हम दे पाएंगे। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है? सेल को प्रिपेयरिंग करना पड़ता है फॉर डिवीज़न, यानी कि एम फेज के लिए उसे प्रिपेयर करना पड़ता है बाय अंडर गोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। सेल का ग्रोथ यानी कि सेल का साइज भी बढ़ता है और डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है। वो सब कैसे होता है? ऑर्डरली मैनर के अंदर होता है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, इंटरफेज।
इंटरफेस का हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है। तो इंटरफेस के अंदर क्या होता है, 3 फेजेस होते हैं। इंटरफेस के अंदर क्या होता है, 3 फेज होते हैं। सबसे पहला G1, उसके बाद S और उसके बाद G2, G1 S और G2। और सेल साइकिल के अंदर कितने फेजेस होते हैं, सेल साइकिल के अंदर 2 फेजेस होते हैं, इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में क्या आता है, G1 S और G2। और एम फेज के अंदर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले इंटरफेज आता है, उसके बाद एम फेज आता है, उसके बाद इंटरफेज, उसके बाद एम फेज, उसके बाद इंटरफेज, एम फेज, ऐसे चलता रहता है। इंटरफेज को हम लिख सकते हैं G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, उसके बाद एम फेज। फिर से इंटरफेज को क्या लिख सकते हैं, G1 S एंड G2, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, एम फेज। इंटरफेज को क्या लिख सकते हैं, G1 S G2 एंड एम फेज, ऐसे चलता रहेगा। तो आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमें कोई पूछे कि G1 किसके बीच का फेज़ है, तो हम कह सकते हैं कि माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि एस फेज़ के बीच का फेज़ है कौन, G1। तो हमें वही लिखना है पॉइंट। कोई पूछे एम फेज़ किसका है, तो हम लिख सकते हैं G2 एंड G1 के बीच का फेज़ है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 इंटरफेस के बीच क्या आता है, एम फेज़ आता है। तो आप ऐसा ड्रॉ कर लोगे ना, तो आप कोई भी आंसर अच्छे से कर पाओगे। तो अब हमें पढ़ना है G1 फेज़। तो चलिए G1 फेज़ पढ़ते हैं। G1 फेज़, पॉइंट बनाकर लिखें। G1 फेज़ किसका फेज़ है, फेज़ बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन of DNA replication यानी कि S फेज़। G1 फेज़ किसका फेज़ है, M फेज़ और S फेज़ के बीच का फेज़ है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि G1 फेज़ के अंदर सेल क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। तो हम लिखें सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। सेल क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। उसके बाद हमें लिखना है कि कंटिन्यूअसली ग्रो। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि सेल ग्रोथ इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी आप हर एक फेज़ में आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि सेल ग्रो कर रहा है, क्योंकि सेल का ग्रोथ चल रहा होता है। बट हम मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ होता है, G1 फेज़ के अंदर होता है। तो हम लिखें मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कहाँ होता है, G1 फेज़ के अंदर। तो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कहाँ होता है, G1 फेज़ के अंदर। बट सेल कंटिन्यू ग्रो करता रहता है, यानी कि उसका साइज बढ़ता रहता है, बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स DNA। G1 फेज़ के अंदर उसका DNA रेप्लिकेट नहीं होता है। DNA रेप्लिकेट कहाँ होता है, S फेज़ के अंदर, मैंने आपको बताया था। तो लिखे बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स जीनोम। या ऐसा भी लिख सकते हैं DNA, बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स DNA, ये भी चले। उसके बाद हमें लिखना है मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स, सारी नहीं है देखना, यहाँ मोस्ट है, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट्स कहाँ होती है, G1 फेज़ के अंदर। ये पॉइंट आपको NCERT की समरी में दिखेगा। आपको NCERT समरी का पॉइंट है ये, आप पढ़ सकते हैं।
तो यानी आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स कहाँ होते हैं, डुप्लीकेट्स यानी कि डबल, क्योंकि वो डिवाइड करना है डॉटर सेल के अंदर तो डुप्लीकेट तो करना ही होगा। तो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल कहाँ डुप्लीकेट होते हैं, G1 फेज के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, वो सारे G2 फेज के अंदर डुप्लीकेट होते हैं, तो वो हम देखेंगे। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज। एस फेज यानी हम उसे क्या कह सकते हैं, सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज। उसके बाद इसका पहला पॉइंट हमें क्या लिखना है, एस फेज यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता ही है, तो हम लिखें डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर, तो हम लिखें इन न्यूक्लियस। कौन से फेज में होता है, एस फेज के अंदर। उसके बाद हमें लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एकदम आपको अच्छे से क्लियर करना है, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। जैसे आप देख सकते हो अमाउंट, डीएनए का अमाउंट, यानी कि अमाउंट डीएनए का पेरेंट सेल के अंदर 2C है, G1 फेज के अंदर कोई एक सेल है, उसका G1 फेज है, उसके अंदर अमाउंट 2C है, तो उसके एस फेज तक, एस फेज में उसका अमाउंट कितना बन जाएगा, 4C बन जाएगा, यानी उसका अमाउंट कितना हो गया, डबल हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हो कि ये क्या है, डीएनए का क्या है, अमाउंट है, डीएनए का क्या है, अमाउंट। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि डीएनए का अमाउंट तो डबल हो गया, बट क्रोमोसोम नंबर हम देख सकते हैं, क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर यानी आप समझ सकते हैं यहाँ पे 2n है क्रोमोसोम के नंबर, तो एस फेज, G2 फेज, M फेज सब के अंदर क्रोमोसोम के नंबर तो 2n ही रहने वाले हैं। G1 फेज के अंदर 2n क्रोमोसोम के नंबर हैं, तो एस फेज के बाद भी कितने रहेंगे, 2n ही रहेंगे। आप लिख सकते हो आफ्टर एस फेज, यानी कि क्रोमोसोम नंबर, आप इसे नोट कर लेना, क्रोमोसोम के नंबर बदलते नहीं हैं, बट अमाउंट क्या हो जाता है, 2C होता है, तो उसका 4C। आप समझ सकते हो जैसे यहाँ पे 2 पिकोग्राम होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 पिकोग्राम बन जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो डीएनए का अमाउंट डबल होता है, बट क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखे मेरे साथ, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था, आप समझ सकते हो जैसे पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल में G1 फेज है, ये आप समझ सकते हो पेरेंट सेल, इसके अंदर G1 फेज, उसके अंदर आप समझ सकते हो जैसे 2C इसका डीएनए का अमाउंट है, पेरेंट सेल के अंदर G1 फेज के अंदर 2C अमाउंट है। तो पेरेंट सेल है, उसके एस फेज तक आते आते उसका क्या हो जाएगा, डीएनए डबल हो जाएगा, डीएनए डबल हो गया, तो यानी अमाउंट यहाँ पे 2C था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4C। यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए एक ही था, आप समझ सकते हो, तो यहाँ पे 2 हो गए, तो यानी आप समझ सकते हो कि क्या हुआ, डीएनए का अमाउंट 2C से 4C हो गया। अब M फेज आएगा तो ये डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, तो फिर से ऐसे बन जाएंगे, फिर से, यानी यहाँ पे 2C हो जाएगा, यहाँ पे 2C हो जाएगा। डुप्लीकेट क्यों किया, कि हम इक्वली डिवाइड कर पाए, इसीलिए हमने क्या किया, डुप्लीकेट किया। तो आप देख सकते हो ये 2C अमाउंट, यहाँ 4C अमाउंट, यहाँ 2C और यहाँ 2C, तो सबके अंदर क्रोमोसोम के नंबर आप देख सकते हो सेम है। यहाँ पे एक न्यूक्लियस यानी कि एक क्रोमोसोम, यहाँ एक न्यूक्लियस, एक क्रोमोसोम, एक न्यूक्लियस, एक क्रोमोसोम, एक न्यूक्लियस, एक क्रोमोसोम, ये डॉटर सेल के अंदर चला जाएगा, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2C अमाउंट था, यहाँ 4C अमाउंट, यहाँ 2C अमाउंट और यहाँ 2C अमाउंट,
तो हम कह सकते हैं कि एस फेज के अंदर क्या होता है, और यहाँ पे G2 आएगा फेज यहाँ पे, तो उसके अंदर भी क्या होगा, DNA डबल ही रहने वाला है, आप समझ सकते हो। और M फेज के अंदर 2C इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 2C अमाउंट है, यहाँ पे 4C अमाउंट है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं, क्रोमोसोम के नंबर सेम है। आप लिख सकते हो क्रोमोसोम नंबर क्या है, क्रोमोसोम नंबर सेम है। DNA का अमाउंट क्या है, DNA का अमाउंट S और G2 में क्या हो गया है, डबल। और क्रोमेटिड्स, यहाँ पे एक क्रोमेटिड्स है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 क्रोमेटिड है, यहाँ पे 2 क्रोमेटिड है, आप देख सकते हो, 1 2 1 2। तो हम कह सकते हैं क्रोमेटिड्स, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स क्या हो गए, डबल हो गए, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं हुए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहते हैं। तो आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है हमें एस फेज के अंदर ही, वो भी NCERT समरी का लाइन है, तो आप अच्छे से लिखना NCERT समरी। एस फेज मार्क्स, लिखें मेरे साथ, एस फेज मार्क्स द फेज ऑफ S phase marks the phase of DNA replication and chromosome duplication क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बताया है, एस फेज मार्क्स द फेज ऑफ DNA रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। यानी इसका मीनिंग होता है कि आप देख सकते हो ये क्रोमोसोम है और यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि DNA का क्या हो गया, अमाउंट डुप्लीकेट हो गया, बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहे। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्रोमोसोम कितने हैं, क्रोमोसोम दोनों के अंदर एक एक है, बट क्रोमेटिड्स कितने हैं, क्रोमेटिड्स यहाँ पे एक है और यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्रोमोसोम दोनों के अंदर 1 है, बट क्रोमेटिड्स यहाँ पे क्या है, डबल है, यानी कि 2 है, तो यहाँ पे इसीलिए ये लिखा है क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स। यहाँ पे इसका मीनिंग ये होता है। उसके बाद एस फेज के अंदर ही नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है, इन एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, इन एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन होता है, DNA रेप्लिकेशन होता है, बट कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस। उसके बाद एनिमल सेल के अंदर दूसरा प्रोसेस भी होता है, उसका नाम है सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम डब्बे के अंदर इसे पैक कर देते हैं तो आपको अच्छे से डिफरेंस दिखे। यहाँ NCERT समरी वाला पॉइंट हमें लिखा है, यहाँ पे हमने NCERT समरी वाला पॉइंट लिखा है, यहाँ पे ये NCERT समरी वाला पॉइंट है, ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे NCERT समरी वाला पॉइंट है और यहाँ पे मैंने ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको NCERT के अंदर ही हैं, तो आप नोट कर लेना। उसके बाद हम देखेंगे G2 फेज़। क्या देखेंगे हम, G2 फेज़। G2 फेज़ के अंदर क्या होता है, लिखे मेरे साथ पॉइंट बनाकर, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड
in preparation for mitosis while cell growth continuous यानी कि G2 फेज के अंदर क्या होता है, G2 फेज के अंदर सेल ग्रोथ होता है और प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, किसके लिए, माइटोसिस के लिए। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या होता है, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस की प्रिपरेशन होती है और यहाँ पे सेल को डिवीज़न करना है, इसीलिए उसके लिए जो रिक्वायरमेंट प्रोटीन होते हैं वो भी यहाँ पे सिंथेसिस होते हैं। तो वो प्रोटीन का नाम हम लिख लें टिब्यूलिन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड। उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे क्या होता है, सेल अटेन्स मैक्सिमम साइज। G1 फेज के अंदर भी सेल का ग्रो हुआ, S के अंदर, G2 के अंदर, तो यहाँ पे सेल ने क्या कर लिया, अटेन मैक्सिमम, सेल का साइज जो था उसने मैक्सिमम अटेन कर लिया। उसके बाद हमें लिखना है फ्यू आरएनए सिंथेसिस भी क्या होते हैं, G2 फेज के अंदर होते हैं। उसके बाद लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया। G1 फेज के अंदर हमने क्या लिखा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट बट माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी एंड क्लोरोप्लास्ट वो कहाँ डुप्लीकेट होते हैं, G2 फेज के अंदर डुप्लीकेट। आप समझ सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट वो कहाँ डुप्लीकेट होते हैं, G2 फेज के अंदर। उसके बाद S फेज के अंदर एक पॉइंट और नोट कर ले आप, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हिस्टोन प्रोटीन S फेज के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। S फेज के अंदर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन S फेज के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन G2 फेज के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। तो हमने लिख लिया सेल अटेन मैक्सिमम साइज, फ्यू आरएनए सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, डुप्लीकेट्स। तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, लिखे मेरे साथ पॉइंट बनाकर। सम सेल्स, ये हम G0 फेज की बात कर रहे हैं, G0 फेज की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे लिखें सम सेल्स इन अडल्ट एनिमल्स do not appear to exhibit division, जैसे हम लिख सकते हैं हार्ट सेल, लिख सकते हैं हम नर्व सेल and many other cells divide only occasionally as needed to replace cells that have been lost because of injury और सेल डेथ। इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं। G0 फेज के अंदर क्या होता है, सम सेल्स इन अडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, एग्जाम्पल हार्ट सेल, नर्व सेल। जो अडल्ट एनिमल्स होते हैं उसके अंदर
बहुत सारे सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेल डिवीज़न नहीं शो करते हैं। एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, जो सेल डिवीज़न शो नहीं करते हैं जैसे हार्ट सेल, नर्व सेल, वो डिवीज़न शो नहीं करते हैं। और बहुत सारे सेल्स डिवीज़न शो करते हैं ओकेजनली, जब उसको ज़रूरत हो या हमें जो इंजरी वाले सेल हो उसे हमें रिप्लेस करना हो या सेल का डेथ हो गया हो तब हमें नए सेल बनाने हो तब ही वो डिवीज़न करते हैं, वरना वो डिवीज़न नहीं करते हैं। जी नॉट फेज के अंदर हम कह सकते हैं कि सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होता है बट वो डिवीज़न नहीं करता है। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब वो सेल साइकिल के अंदर फिर से वापस आ जाएंगे। जो नहीं करते हैं डिवाइड वो हार्ट सेल और नर्व सेल हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, these cells these cells these cells these cells that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage G node of cell cycle यानी कि these cells that do not divide further exit G1 phase। यहाँ पे आप देख सकते हो सेल साइकिल हमने बनाया था, यहाँ पे हमने M फेज, ये G1 S और G2, और यहाँ पे अगर सेल को डिवाइड नहीं करना है तो वो G नॉट फेज के अंदर चला जाएगा और जब उसे कहा जाएगा तो फिर से वो वापस G1 फेज के अंदर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं these cells that do not divide further exit G1 फेज। उन्होंने क्या किया, G1 फेज को क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया, G1 फेज को एग्जिट कर दिया। टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्वाइसेंट स्टेज G नॉट, वो कहाँ एंटर कर गए, G नॉट स्टेज के अंदर एंटर कर गए, किसका, सेल साइकिल के अंदर। अगर उन्हें बोला जाएगा कि आप फिर से डिवाइड करो तो वो फिर से कहाँ आ जाएंगे, सेल साइकिल के अंदर आ जाएंगे और उन्होंने G1 फेज से वो स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेल ने क्या किया, डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज। G1 फेज को क्या किया, एग्जिट किया, G1 फेज को क्या किया, एग्जिट किया और सेल साइकिल को क्या किया, उन्होंने सस्पेंड किया और फिर से उनको बोला जाएगा तब वो फिर से आ जाएंगे। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, सेल्स in these stage remain metabolically क्या होते हैं, एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर proliferate unless called on to do so, depending on the requirement of the organism। आप देख सकते हो यहाँ पे सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। जी नॉट फेज के अंदर सेल क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो। जब तक उसको बोला नहीं जाएगा तब तक वो क्या करेगा, डिवाइड नहीं करेगा। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें लिखना है
नेक्स्ट पॉइंट, इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर क्या होता है, इन एनिमल्स के अंदर क्या होता है, डिप्लॉयड सोमैटिक सेल होते हैं, उसके अंदर माइटोसिस होता है। उससे पहले हम थोड़ा सा हैप्लॉइड और डिप्लॉयड के बीच आपको डिफरेंस समझा देती हूँ मैं, उसके बाद हम 2 पॉइंट एनसीईआरटी के लिखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो हैप्लॉइड वर्सेस डिप्लॉयड, हैप्लॉइड और डिप्लॉयड। हैप्लॉइड हम किसे कहते हैं और डिप्लॉयड किसे कहते हैं। हैप्लॉइड सेल के अंदर क्या होता है, लिखें, हैप्लॉइड सेल्स कंटेन, हैप्लॉइड सेल्स कंटेन ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि इसके अंदर एक ऐसा ही जोड़ा प्रेजेंट होता है, NN, यानी कि उसके अंदर एक ही जीन प्रेजेंट होती है, एक कैरेक्टर की एक ही जीन प्रेजेंट होती है हैप्लॉइड सेल के अंदर। बट डिप्लॉयड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लिखें, डिप्लॉयड एज द नेम इंडिकेटेड, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का नेम ही इंडिकेट करता है, एज द नेम इंडिकेट्स contain 2 set of chromosome, contain 2 sets of chromosome, यानी कि 2n, यानी कि इसके अंदर कैसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे प्रेजेंट होते हैं, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं, 2n कह सकते हैं। डिप्लॉयड सेल के अंदर एक कैरेक्टर की 2 जीन प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। डिप्लॉयड सेल का हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जैसे ऑल बॉडी सेल्स, सभी तरह के बॉडी सेल होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। और भी हम लिख सकते हैं जैसे कि ब्लड सेल्स, स्किन सेल्स एक्सेट्रा। और हैप्लॉइड सेल के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स, यानी कि स्पर्म एंड एग सेल्स। आप समझ सकते हो हैप्लॉइड के अंदर क्या होता है, ऐसे क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि डिप्लॉयड के अंदर 2n क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आपको एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये हैप्लॉइड स्पर्म है, ये हैप्लॉइड स्पर्म है, और ये हैप्लॉइड ओवम यानी कि एग सेल आप बोल सकते हो। तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना देंगे, 46, यानी कि इसमें 23 क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे 23 पेयर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, 23 पेयर, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम। तो इसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और ये कौन सी स्टेज है, डिप्लॉयड स्टेज है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें वो एनसीईआरटी वाले पॉइंट लिखने हैं। एनसीईआरटी वाले पॉइंट में हमने क्या बताया था कि एनिमल सेल के अंदर, तो लिखें, इन एनिमल सेल माइटोसिस कहाँ होता है, माइटोसिस इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल यानी कि हमारे बॉडी के सेल, इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। फ्यू एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्शन कौन से हैं, हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। एनिमल सेल के अंदर माइटोसिस कहाँ होता है, डिप्लॉयड सोमैटिक सेल के अंदर। बट एक्सेप्शन है, जैसे कि हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। जैसे एग्जाम्पल के आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल पे आप लिख सकते हो मेल हनी बीज, क्या लिख सकते हो, मेल हनी बीज। उसके बाद नेक्स्ट लिखना है, लास्ट पॉइंट है, अगेंस्ट दीज
The plants can show mitotic division in both haploid cell and diploid cell. प्लांट के अंदर क्या होता है, हैप्लॉइड सेल के अंदर भी माइटोसिस होता है और डिप्लॉइड सेल के अंदर भी माइटोसिस होता है. एनिमल के अंदर डिप्लॉइड सेल के अंदर माइटोसिस होता है, बट फ्यू एक्सेप्शन है, उसके अंदर हैप्लॉइड सेल के अंदर माइटोसिस होता है, जिसका एग्जांपल है मेल हनी बीज. आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्वेश्चंस पूछा है. क्वेश्चंस हम पढ़ लेते हैं. हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स. कैसे ग्रो करते हैं, सेल डिवीज़न के थ्रू ग्रो करते हैं, तो इसका आंसर आएगा सेल डिवीज़न. उसके बाद हम लिख सकते हैं डू ऑल सेल्स इन अ प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम. नहीं, सभी तरह के सेल हम हमेशा थोड़ी ना डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर आएगा नो. डू यू थिंक ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. नो. उसके बाद हमें लिखना है कैन यू टेल द नेम एंड द लोकेशन ऑफ टिश्यू हैविंग सेल्स दैट डिवाइडिंग ऑल देयर लाइव्स इन हायर प्लांट्स. तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी लिख सकते हो, या मेरिस्टेमेटिक सेल्स. उसके बाद डू एनिमल्स हैव सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एनिमल्स के अंदर होता है, तो उसका आंसर आएगा नो, एनिमल्स के अंदर नहीं होता है. उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे G0 फेज़ मैंने आपको बोला था, तो यहाँ G1 S और G2 फिर M फेज़ क्रॉस करके ये एक सेल का क्या हो गया, 2 सेल के अंदर डिवाइड हो गया. अगर G1 स्टेज के अंदर सेल को नहीं जाना हो, तो सेल साइकिल को ये क्या करता है, सस्पेंड करता है, और G1 को क्या करता है, एग्जिट करता है, और G0 के अंदर चला जाता है. आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो अब हमें ये देखना है, You have studied mitosis in onion root tip cells. It has 60 chromosomes in each cells. यानी कि 2n is equals to क्या है, यहाँ पे 16 है. Can you tell how many chromosomes will the cell have at G1 phase, after S phase and after M phase. क्या है, क्रोमोसोम्स तो कितने रहेंगे, 16 ही रहेंगे, चाहे G1 हो, चाहे S हो, चाहे G2 हो. क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही रहेंगे, यानी कि 16. ऑल्सो व्हाट विल बी द DNA कंटेंट ऑफ द सेल एट G1. G1 के अंदर कंटेंट क्या रहेगा आफ्टर S एंड एट G2. इफ़ द कंटेंट आफ्टर M फेज इज 2C. 2C के बाद कंटेंट कितना है, M फेज के बाद, इफ़ द कंटेंट आफ्टर M फेज इज 2C. M फेज के बाद कंटेंट कितना है, 2C, तो इनिशियल कंटेंट कितना होगा, 2C होगा. S फेज के अंदर क्या होगा, 4C. G2 के अंदर क्या होगा, 4C. ये S, ये G2, ये G1, और M फेज में कितना आ जाएगा, 2C यानी 2 डॉटर सेल के अंदर. आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो ये क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल गए होंगे. क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, DNA कंटेंट S और G2 के अंदर डबल रहता है, G1 के अंदर 2C रहता है. उसके बाद डिवीज़न होकर डॉटर सेल के अंदर पेरेंट सेल जितना ही आ जाता है. पेरेंट सेल में कितना होगा, 2C होगा. आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे बता सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे. थैंक यू.